नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 फरवरी के कुछ मुख्य प्रश्नों को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। तो सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, प्लेग है, प्लेग इज विषाणु जनित बीमारी वायरल डिजीज, कवक जनित बीमारी फंगल डिजीज, जीवाणु जनित बीमारी बैक्टीरियल डिजीज, या फिर आखिरी है खनिज जनित बीमारी मिनरल बॉर्न डिजीज। जब हम प्लेग की बात करते हैं, प्लेग जो है वो आपका बैक्टीरियल डिजीज है। प्लेग क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। गैसीय अपशिष्ट है, गैसियस वेस्ट की बात की गई है। तो पहला ऑप्शन आपको दिया गया है सब्जी एवं फलों के छिलके द्वारा, ठीक है, मतलब वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स की बात की गई है। बी ऑप्शन है घरों की नालियों का गंदा पानी, डर्टी वाटर फ्रॉम द ड्रेन ऑफ द हाउस। तीसरा ऑप्शन है खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, वेस्ट फ्रॉम द फार्म। डी ऑप्शन है लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं, स्मोक फ्रॉम बर्निंग कोल एंड वुड, ठीक है। तो यहां पर देखिए आपका पूछा गया है गैसियस वेस्ट की। तो गैसियस वेस्ट की बात की गई है तो ये गैस के फॉर्म में होगा, और गैस की बात इन तीनों ऑप्शंस, इन चारों ऑप्शंस में से कहां की गई है? लकड़ी कोयले से जलने वाले धुएं में। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्मोक फ्रॉम बर्निंग, यहां पे बर्निंग करिएगा, बर्निंग वुड एंड कोल, ठीक है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, ठीक है। पहला है बीजाणु द्वारा प्रकटित पौधे, प्लांट डिस्पर्स बाय द स्पोर्स। दूसरा है बीज द्वारा प्रकटित पौधे, प्लांट डिस्पर्स बाय द सीड। थर्ड है फल द्वारा प्रकटित पौधे, प्लांट डिस्पर्स बाय द फ्रूट्स। और डी है कायिक जनन द्वारा वितरित, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहां पे बोला गया है किन प्लांट्स के स्प्रेड, मतलब कौन किस तरीके से जो प्लांट्स है वो आपके दूर दूर तक फैल सकेंगे, दूर दूर तक जा सकेंगे, दूर दूर तक प्रसारित हो सकेंगे, ठीक है, स्प्रेड हो सकेंगे। तो यहां पे आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डी, कायिक जनन द्वारा वितरित, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा आपका जो ये प्रोसेस है उसके थ्रू आपके जो प्लांट्स है वो दूर दूर तक स्प्रेड हो सकेंगे। फोर्थ प्रश्न को देखिए। चौथा प्रश्न है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, when one organism take advantage without affecting the cohabiting organism, it is called परजीवी, उसको हम पैरासाइट कहते हैं। सहभोजी कमेंसल बोलते हैं। सी मृतोभोजी स्पेरोट्रोप्स बोलते हैं। या फिर डी सहजीवी सिम्बायोटिक कहते हैं। देखिए सिम्बायोटिक सहजीवी वो ऑर्गेनिज्म, वो प्रोसेस होता है जिसमें कि दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंच रहा रहता है, ठीक है। पैरासाइट में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंचता है। अब आप इस फिगर से देखिए, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर उसका उत्तर आपको देते हैं। पैरासाइट, जैसे अगर हम बात आपसे करें किसी कीड़े मकोड़े की, ठीक है, या फिर जुए की, तो जुआ जो है वो आपके सर पे से क्या खून चूसता है, तो उसको तो फूड मिल रहा है लेकिन आपको खुजली हो रही है, आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो उसके लिए तो प्लस पॉइंट है जुए के लिए, लेकिन आपके लिए वो निगेटिव पॉइंट है। समझ में आ रहा है? अभी देखिए और देखिए यहां पर, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे प्लस और प्लस का साइन और कहीं पे प्लस और माइनस का साइन। तो जब एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट पहुंच रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी बेनिफिट पहुंच रहा है, जब दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट पहुंच रहा है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म मतलब सहजीवी, ठीक है, सहजीवी। क्या म्यूचुअलिज्म मतलब? सहजीवी, दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा है एक दूसरे से, सहजीवी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को उससे बेनिफिट पहुंच रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है कमेंसलिज्म,
ठीक है। कमेंसलिज्म वाला ही प्रश्न आपसे यहां पूछा गया था। जब एक जीव को लाभ पहुंच रहा है बगैर दूसरे सहजीव को प्रभावित किए, मतलब दूसरे सहजीव पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो न्यूट्रल है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कमेंसलिज्म, जो कि आपका क्या होता है? सहभोजी। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को देखिए। देखिए सहभोजी का एक एग्जाम्पल होता है जो वेल, जैसे जब वेल मछली, एक बड़ी मछली जो पानी में है ना, वो जब खाना खाती है, जब वो खाना खाती है, किसी जानवर को मार के खाती है, ये वेल मछली समझिए आप लोग, इसके बड़े बड़े दांत हैं ऐसे, तो इसके साथ ही छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं जो इसकी बॉडी से चिपकी रहती हैं। तो जब ये वेल मछली किसी बड़े जानवर को मार के खा रही रहती है तो उस समय, उसके खाने के समय छोटे छोटे मांस के टुकड़े बिखरते भी रहते हैं, और ये जो छोटी छोटी मछलियां इससे अटैच्ड रहती हैं वो उनको भी खाना साथ ही साथ मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बड़ी वेल मछली ने जब खाना खाया तो छोटे छोटे मीट के कण पानी में फैले जो कि छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया। यहाँ पे बड़ी मछली पर, वेल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा उसका, लेकिन जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनकी भूख शांत हो गई, उनके लिए एक पॉजिटिव साइन था। तो यही चीज हुआ आपका, एक न्यूट्रल रहे, बड़ी शार्क जो वेल है वो आपकी न्यूट्रल है, फिर उधर जो छोटी छोटी मछलियां उनको खाना मिल जा रहा है, उनके लिए बेनिफिट है। तो ये सहजीवी कमेंसलिज्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कहें कि एक स्पीशीज को आपके हार्म पहुंच रहा है और आपका दूसरा स्पीशीज न्यूट्रल है, मतलब किसी एक को नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए टर्म यूज होता है एमेंसिलिज्म, ठीक है, एमेंसिलिज्म। और अगर मैं आपसे कहूं एक स्पीशीज जो है, एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको हार्म पहुंच रहा है, साथ ही साथ जो दूसरा भी है उसको भी हार्म पहुंच रहा है, तो उसके लिए जो टर्म है वो होता है कंपटीशन, स्पर्धा। अब जैसे दो बड़े जानवर एक मीट के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, स्पर्धा कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को पे झपटेंगे जिससे कि उसको भी घाव लगेगा और दूसरे वाले को भी घाव लगेगा। तो स्पर्धा, कंपटीशन में दोनों को हानि हो रही है। कमेंसलिज्म में जब मैंने आपको बताया तो कमेंसलिज्म में एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, दूसरे को बेनिफिट पहुंच रहा है, और इसी का उल्टा होता है एमेंसलिज्म, जिसमें कि एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है लेकिन दूसरे को लॉस भी हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये कुछ बातें हैं, ठीक है। और सहजीवी में मैंने आपको बताया, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट पहुंचता है, दोनों को बेनिफिट पहुंचता है। चलिए, तो इसका उत्तर आप लोगों को मिल गया। यहां पे सही उत्तर क्या था? बी, कमेंसिल, ठीक है, जिसको कि सहभोजी कहते हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, यहां पे ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा ड्रॉ करते हैं। हमने किसकी बात की है? मोर की बात की है। मोर किसको खा रहा है? सांप को खा रहा है, ठीक है। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है। सांप किसको खा रहा है? कीड़ों को खा रहा है, कीड़ों को, ठीक है। सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं। कीड़े किसको खा रहे हैं? पौधों को। पौधों को कौन खा रहा है? कीड़े खा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पूरा फूड चेन आपका बना, ठीक है। तो मोर का पोषण तल है, ठीक है। यहां पे बोला गया है व्हेन पीकॉक ईट स्नेक, स्नेक ईट इंसेक्ट, insect eat green plant, then the nutrition bottom of peacock is, then the nutritional level, यहां पे लेवल होगा, ठीक है। यहां पे इसको सही कर लीजिएगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये पौधे जो है वो आपके प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर है आपके, ठीक है। और कीड़े जो है वो आपके क्या है? वो आपके कंज्यूमर है। कैसे कंज्यूमर है? प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। प्राइमरी प्रथम कंज्यूमर है, ये प्रथम उपभोक्ता है। ये आपके सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये आपके टर्शरी कंज्यूमर है। अब हम ऑप्शन देखते हैं। मोर आपका क्या है? मोर आपका प्राइमरी कंज्यूमर है क्या? नहीं, मोर आपका प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है। प्राइमरी कंज्यूमर आपके कीड़े हैं जो कि डायरेक्टली किसको खाते हैं? प्लांट्स को खा रहे हैं, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। यहाँ पे कीड़े जो हैं, जो इंसेक्ट है, वो आपके प्राइमरी कंज्यूमर है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हम देखते हैं फाइनल डिकम्पोजिशन।
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, अंतिम अपघटक। अपघटक मोर का काम, अपघटन करना मोर का काम नहीं है, ठीक है, उसमें आपके एल्गी आते हैं, फंजाई आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया, ये भी नहीं। प्राइमरी डीकंपोजिशन, ठीक है, प्राथमिक अपघटक, ये भी नहीं है, मैंने आपको बताया डीकंपोजर का काम मोर का नहीं है। फिर है खाद पिरामिड के शीर्ष पर, एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए फूड पिरामिड क्या होता है। देखिए, फूड पिरामिड कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये आपका एक तरीके का पिरामिड होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे जो सबसे बॉटम में होता है, यहाँ पे आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर्स, उसके बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, फिर उसके बाद आपके सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर आपके टर्शरी कंज्यूमर सबसे ऊपर होते हैं। और आप अगर इस फ्लो को देखेंगे, चार्ट को, यहाँ पे फूड चेन को देखेंगे, तो जो मोर है वो आपका आखिरी कंज्यूमर है, या आपका टर्शरी कंज्यूमर है, तो सबसे ऊपर टॉप पे पिरामिड में, इस फूड पिरामिड में, खाद्य पिरामिड में सबसे शीर्ष पर आपका मोर होगा। समझ में आया क्लास ये चीज? तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस चीज को। तो यहां पे डी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से कौन सा कार्यांतरित शैल का उदाहरण है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर जिसको कि मार्बल कहते हैं, या फिर चूना पत्थर जिसको कि लाइमस्टोन कहते हैं। तो यहां पे बोला गया मेटामॉर्फिक रॉक की बात की गई है, ठीक है, हमने बात किया गया है कार्यांतरित शैल की, तो इसमें आंसर आपका सी होगा, संगमरमर, ठीक है। समय के साथ आपको जब उसमें बदलाव होते हैं तो आपको रॉक्स में, तो आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिलते हैं और मार्बल उसका एग्जाम्पल होता है। सी देखिए, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? Which of the following salt is found in the ocean in maximum quantity? ठीक है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया मैग्नीज सल्फेट, दूसरा दिया गया है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा आपका दिया गया है मैग्नीशियम क्लोराइड, और आखिरी दिया गया है सोडियम क्लोराइड। तो ओशियंस में सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका NaCl पाया जाता है, जिसको कि हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। नमक, जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं वो भी आपका सोडियम क्लोराइड ही होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। आठवां प्रश्न देखिए, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रिसाइड ओवर द मीटिंग इन राज्यसभा? पहला ऑप्शन है आपका उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, दूसरा है राष्ट्रपति जिसको कि प्रेसिडेंट कहते हैं, तीसरा है प्रधानमंत्री, और आखिरी है आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ किसकी बात की गई है? राज्यसभा की बात की गई है, और राज्यसभा का चेयरमैन आपका कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। अगर आपसे लोकसभा की बात की गई होती तो लोकसभा का चेयरमैन को क्या कहते हैं? हम स्पीकर कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपसे राज्यसभा की बात की गई है। राज्यसभा आपका अपर हाउस होता है, ठीक है, अपर हाउस, अपर हाउस जो कि आपका डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा आपकी हर 5 साल में डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन राज्यसभा आपकी डिसॉल्व नहीं होती है। ये कुछ चीजें हैं, अपने दिमाग में बनाइएगा। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? यहां पर सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में है? Which of the following soil cover the largest area of India? पहला है ब्लैक सॉइल जिसको कि काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है, दूसरा है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल, तीसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल, और आखिरी है बलुई मिट्टी जिसको कि सैंडी सॉइल कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो सॉइल पाई जाती है वो है आपकी एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, दी हर्बीवोरस एनिमल दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर द फूड आर? प्रथम चरण उपभोक्ता, फर्स्ट स्टेज कंज्यूमर, द्वितीय चरण उपभोक्ता, सेकंड स्टेज कंज्यूमर, तृतीय चरण उपभोक्ता, थर्ड स्टेज कंज्यूमर, या कंज्यूमर। अभी मैंने आपको बताया है जो प्लांट्स हैं वो आपके क्या हुए? प्लांट्स जो होते हैं वो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, वो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं।
प्लांट, ग्रासेस, ये सब आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब इनको जो डायरेक्टली खाता है वो आपका फर्स्ट या प्राइमरी, फर्स्ट लेवल कंज्यूमर कहिए आप, या फिर प्राइमरी कंज्यूमर कहिए, उपभोक्ता कहिए। और ये जो प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं ये आपके वेजिटेरियंस होते हैं यूजुअली, ठीक है, और ये आपके हर्बीवोरस होते हैं। तो इस ऑप्शन में आपका पहला जो फर्स्ट स्टेज है, प्रथम चरण है, वो आपके हर्बीवोरस होते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं अपने भोजन में, ठीक है, शाकाहारी होते हैं ये। 11वें प्रश्न को देखिए, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण। द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इन एनवायरमेंटल एजुकेशन हैज द मेरिट ऑफ। लक्ष्य केंद्रित विधि, गोल फोकस मेथड, सेकंड है सृजनात्मक विधि, क्रिएटिव मेथड, फिर है चयनात्मक विधि, सिलेक्टिविटी, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है 11वें का आपका डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। 12th क्वेश्चन को देखिए, प्रेक्षण विधि की सीमाएं। ऑब्जर्वेशन मेथड हैज द लिमिटेशन। अब क्या लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन मेथड? आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को नोट डाउन कर रहे हैं, उसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है, उसमें कमियां क्या हो सकती हैं, सीमाएं क्या हो सकती हैं, उसकी सीमाओं की बात की गई है। पहला है या विधि मितव्ययी नहीं है, दिस मेथड इज नॉट इकोनॉमिकल। अरे भाई, जो ऑब्जर्वेशन कर रहा है उसकी बेसिस पे आप डिपेंड करेगा ना कि इकोनॉमिकल है कि नहीं। हो सकता है ऑब्जर्वेशन करने वाला पैसा ही ना ले, हो सकता है ज्यादा पैसा ले, ये कैसे आप कह सकते हैं। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं हो सकता है। इन दिस मेथड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर नॉट मोर वैलिड एंड रिलायबल इफ द ऑब्जर्वेशन इज नॉट डन केयरफुली। सही बात है, ऑब्जर्वेशन का काम आपको दिया गया है, आपको बीच में झपकी आ गई, नींद आ गई, आप सो गए और फिर आप उठे सो के, तो आपने अपने मन से कुछ चीजें लिख दी। तो अगर ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से नहीं किया गया है तो उसमें कुछ गलतियां भी हो सकती है, वो उतना रिलायबल नहीं है। तो मुझे तो बी सही लग रहा है। सी को देखते हैं, इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी द इंटरनल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन बाय दिस मेथड। ये कैसा ऑप्शन है? आप किसी को ऑब्जर्व करके आप थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ठीक है। और उपयुक्त सभी, तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? इन दिस मेथड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर नॉट मोर वैलिड एंड रिलायबल इफ द ऑब्जर्वेशन इज नॉट डन केयरफुली। बी इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन को देखते हैं, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में आपके बायोटिक और अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आते हैं। इकोसिस्टम में जैविक घटक और अजैविक, बायोटिक कंपोनेंट बीसी और अबायोटिक कंपोनेंट एसी दोनों आते हैं, जैविक और अजैविक घटक दोनों आते हैं, और इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तब एक सिस्टम क्रिएट होता है जब बायोटिक, जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो इकोसिस्टम क्रिएट होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है, इसी के बेसिस पे। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी। अब ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी की बात की गई है, अजैविक घटकों की बात नहीं की गई है, तो ये इनकम्प्लीट है। दूसरा, किसी स्थान का अजैविक घटक। अब यहां पे खाली आपसे नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात की गई है, अबायोटिक कंपोनेंट की बात की गई है, जैविक घटक की बात नहीं की गई है, तो ये भी गलत है। सी देखिए, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, द एरिया ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। यहां पे भी किसी भी तरीके की इंटरेक्शन की बात नहीं की गई है, खाली उनके एनवायरमेंट की बात की गई है, बायोटिक कंपोनेंट्स की बात नहीं की गई है, जैविक घटक की बात नहीं की गई है। अब देखिए, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, बैलेंस सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। जब ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, जीवों की बात की जा रही है, तो जैविक घटक की बात कर दी गई, वातावरण की बात की जा रही है तो अजैविक घटक की बात कर दी गई, तो दोनों घटक आपके शामिल हैं, तो करेक्ट डेफिनेशन क्या होगा? डी होगा इकोसिस्टम का। डी इज द करेक्ट आंसर। 14वें प्रश्न को देखते हैं, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वॉकिंग ऑन टू लेग्स इज। शरीर का अच्छी प्रकार आधार देना, गिविंग अ गुड बेस टू द
शरीर को अच्छे प्रकार का आकार देना, गिविंग अ गुड बेस टू द बॉडी। दूसरा बी है आपका शरीर का भार कम होना, डिक्रीज इन द बॉडी वेट। सी है हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, हैंड कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द ब्रेन। और अधिक तेज चाल, फास्टर स्पीड। अब यहां पे क्या बोला गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ वॉकिंग ऑन 2 लेग्स। जब हम 2 लेग्स पे चलते हैं तो हमारे ये 2 जो हाथ हैं वो फ्री रहते हैं और हमारा ब्रेन जो इन 2 हाथों को कमांड देता है करने को, वो आसानी से उस कार्य को कर लेते हैं बिना हमारे पैर को परेशान किए ना। तो यही आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब अगर कोई जानवर है, उसको अगर अपने हाथों से काम लेना होगा तो उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन आप अपने हाथ से काम करते करते चल भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? जानवरों के 4 पैर हैं, ठीक है, अभी उनको अगर कोई काम करना है तो उनको रुक के करना पड़ेगा 2, लेकिन हम आराम से चल भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। 15वां प्रश्न देखिए, भूकंप की तीव्रता नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? What is an instrument used to measure the intensity of an earthquake? पहला है आपका फिजियोग्राफ, दूसरा है सिस्मोग्राफ, थर्ड है कार्डियोग्राफ और आखिरी है बैरोग्राफ। तो इसका सही उत्तर है आपका सिस्मोग्राफ। ठीक है, सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप की तीव्रता को नापने में मदद करता है। बैरोग्राफ की अगर हम बात करें तो ये आपका प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। कार्डियोग्राफ जो है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। अच्छा, कहीं कहीं अर्थक्वेक की तीव्रता भूकंप को मापने के लिए आपके ऑप्शन में रिचर्ड स्केल भी दी रहती है, तो अगर ये दिया रहे तो वो भी आपका सही होगा। ठीक है, पेपर में अक्सर या तो रिचर्ड स्केल के बारे में दिया रहता है या तो फिर सिस्मोग्राफ के बारे में दिया रहता है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? Which is the closest planet to the sun? जहां पे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मंगल, मार्स, दूसरा बृहस्पति, जुपिटर, तीसरा शुक्र, वीनस और आखिरी ऑप्शन आपको दिया गया है मरकरी। और पूछा गया है सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, निकटतम ग्रह कौन सा है सूर्य की। तो यहां पे सही उत्तर आपका है डी, बुध, मरकरी। अब यहां पर क्लास ध्यान से देखिएगा इस सोलर सिस्टम को। यहां पे हम कुछ और मुख्य बिंदुओं को डिस्कस करेंगे, बिंदुओं को। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले सन के सबसे करीबी प्लैनेट कौन सा है, आपका मरकरी। ठीक है, फिर मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है जिसपे हम और आप रहते हैं, फिर मार्स आता है, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इतनी चीजें क्लियर। अब प्रश्न पेपर में पूछा गया है कई बार कि कौन से ऐसे प्लैनेट है जिनके के पास सैटेलाइट नहीं है, तो आप याद रखिएगा वो है मरकरी और वीनस। नोट डाउन कर लीजिए, प्रश्न यहां से बनता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन है, तो आप याद रखेंगे मून। मून जो है वो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, प्राकृतिक रूप में। फिर आपसे एक बार प्रश्न पूछा गया है कि टाइटन किसकी सैटेलाइट है, तो आप याद रखेंगे टाइटन जो है वो सैटर्न की सैटेलाइट है। ठीक है, इतनी चीजों को एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे टेट में से प्रश्न बने हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? बोला गया है इन विच स्टेट गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। पहला आपको ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, दूसरा दिया गया है गुजरात, तीसरा है मध्य प्रदेश और आखिरी है महाराष्ट्र। तो मैंने आपको पहले भी बताया है गिर नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में है। और अगर आपसे पूछा जाए बी इज द करेक्ट आंसर कि गिर नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, तो आप याद रखेंगे एशियाटिक लॉयन के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है। इसको भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही अक्सर पूछा जाता है एक सिंग का गैंडा, एक सिंग वाला गैंडा, वन हॉर्न राइनासोरस कहां पाए जाते हैं, तो काजीरंगा असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। ये भी नोट कर लीजिए, कई बार यहां से प्रश्न बना है। अगला पॉइंट देखिए, अगले प्रश्न को देखिए आप सभी। अगला प्रश्न है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, इंस्पेक्शन मेथड इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक।
कौन सा इसमें से ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं वो निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। इंस्पेक्शन मेथड की इन सब में से 4 कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये प्रश्न में पूछा गया है। ध्यान से पढ़िए, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड। दूसरा है यह प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है, इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। थर्ड ऑप्शन है यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसे शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ठीक है, जिसमें इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड इन विच अ टीचर इज द एडमिनिस्ट्रेटर। और आखिरी है यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है, दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय वेरियस सर्वे। इंस्पेक्शन मेथड की बात की गई है, इंस्पेक्शन मेथड एक डायरेक्ट इंस्पेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस के थ्रू या उनके बिहेवियर को एनालिसिस करके उनको ध्यान केंद्रित करती है उन पे, और उनके बिहेवियर की एनालिसिस करती है, किस तरीके से वो क्लास में बिहेव कर रहे हैं उसको देखती है, उसको समझती है, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज एन साइकोलॉजिकल मेथड, ये आपका गलत ऑप्शन है, ये आपका गलत ऑप्शन है। इट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट एक्सपीरियंस। हाँ, टीचर जो है वो डायरेक्टली अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर को, वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, उसको वो डायरेक्टली खुद ही नोटिस करती है, ठीक है। इट इज अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, यस दिस इज राइट, ये सही है। बाल केंद्रित विधि है ये, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, ठीक है, शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, वो खुद एडमिनिस्टर करता है चीजों को, ठीक है। या विधि विभिन्न सर्वेक्षण द्वारा अपनाई जाती है, कई सर्वे में इसको यूज किया जाता है इस मेथड को, जिसमें कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया जाता है। तो डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहां पे आपका कौन सा है, नॉट पूछा गया है, कौन सी विशेषता नहीं है, तो इट इज एन साइकोलॉजिकल मेथड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? Which of the following vehicular fuel is considered to be eco-friendly nowadays? पहला है डीजल, दूसरा है पेट्रोल, तीसरा है एलपीजी जिसको कि हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और आखिरी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको कि हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। अब देखिए क्लास, पहले हम डिस्कस कर ले इस प्रश्न में से किस तरीके से टेट में और प्रश्न बन सकते हैं उसको। कई बार टेट में पूछा गया है कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए, तो आप याद रखेंगे एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी तरीके से सीएनजी का भी फुल फॉर्म टेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पूछा गया है तो उसमें क्या होगा, सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, यहां से आप फुल फॉर्म याद रखेंगे। फिर जब भी हम सीएनजी की बात करते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस की बात करते हैं, तो आप याद रखेंगे यहां पर हम किसकी बात करते हैं, एमई की, कॉम्पोजिशन की। जब हम इसकी बात करेंगे मीथेन और इथेन प्रेजेंट होता है। और जब हम एलपीजी की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की, तो आप बीपी याद रखेंगे, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन इसके कंपोजिशन में। यहां से भी प्रश्न बनता है, नोट डाउन कर लीजिए। अब इस प्रश्न में पूछा गया है कौन सा सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली फ्यूल है। इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण, यहां पे दिया गया पर्यावरण स्नेही, जिससे कि पर्यावरण को बहुत ही कम नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरणीय स्नेही मतलब जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिसको कि पर्यावरण से स्नेह है। तो आजकल आप देखते हैं गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव है जिसमें कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस व्हीकल्स की बात की जाती है। सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां आजकल रोड्स पे चल रही हैं। तो इस तरीके से भी आज आप इस प्रश्न को हल कर सकते थे। डी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको भी नोट डाउन कर लीजिए, प्रश्न यहां से भी बनते हैं, ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कहा है हर क्लास में हम 15 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन 15 प्रश्नों के साथ हम कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहे हैं जो इन 15 प्रश्नों की अहमियत को और बढ़ा देता है। तो सब पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलिए। 20वें प्रश्न को देखिए, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। द रोटेशन ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा है भू वैज्ञानिक चक्र, तीसरा है केमिकल या रासायनिक चक्र, और आखिरी है इनमें से कोई भी नहीं। तो रोटेशन ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम,
एक साइकिल की ही बात हो रही है। अब पूछा जा रहा है किस साइकिल की बात हो रही है, रोटेशन की बात हो रही है, किसी साइकिल की बात हो रही है। तो जब भी हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, इकोसिस्टम में साइकिल की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके केमिकल चेंजेस भी होते हैं, बायोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं ये एक आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल है। जैव भू रासायनिक चक्र की हम बात करते हैं जब भी हम इकोसिस्टम में रोटेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स में कई तरीके के चेंजेस देखे जा सकते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, जियोलॉजिकल चेंज। तो इसी वजह से यहां पर आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला प्रश्न आपके पीसीएस में भी पूछा गया था। अब यहां पर देखिए 21वां प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रेरणा है, द लीडर ऑफ द चिपको मूवमेंट। एक बार प्रश्न पूछा था कि चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन किस स्टेट में हुआ था, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड में। प्रश्न में यह भी पूछा गया था, तो इस पॉइंट को भी एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, उत्तराखंड में। अब यहां पे लीडर का नाम पूछा गया है। जब मैंने आपको उत्तराखंड वाला प्रश्न पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको लीडर का नाम भी बताया था। तो एक एक पॉइंट ध्यान से देखिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका है हेमावती नंदन बहुगुणा, दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा है मदर टेरेसा और डी है महात्मा गांधी। तो चिपको मूवमेंट में आपके कौन लीडर थे? सुंदरलाल बहुगुणा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में ये मूवमेंट हुआ था। इसमें लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए कि उनकी कटाई ना हो पाए, वृक्षों को गले लगा लिया था। ठीक है, उनको ऐसे गले लगा लिया था कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, अगर आपको पेड़ काटना है तो पहले हमें मारना पड़ेगा। इसी वजह से इसको चिपको मूवमेंट भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए ध्यान से क्लास। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है। ठीक है, द केमिकल नेचर ऑफ इंसुलिन। पहला, वो विटामिन है, क्या इंसुलिन विटामिन है? आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा, क्या इंसुलिन प्रोटीन है, या फिर इंसुलिन फैट है, वसा है, या फिर आखिरी ऑप्शन दिया गया इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इंसुलिन आपका प्रोटीन है, ये चीज याद रखिएगा। इंसुलिन जो है वो प्रोटीन है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंसुलिन का प्रोडक्शन कहां होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा पेनक्रियाज में, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, मेयोसिस टेक प्लेस इन प्लांट। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मूल शीर्ष में, इन द ओरिजिनल है। दूसरा दिया गया है परागकणों में, पॉलन ग्रेन्स में। तीसरा तनों में, इन द बॉडी। और आखिरी दिया गया पराग कोष में। तो पूछा गया है कि मेयोसिस कहां होता है, तो मेयोसिस होता क्या है? ये एक सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है। और ये किस लिए आपका जरूरी होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और ये आपका जो सेल डिवीजन है वो किस समय होता है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन आपका बनता है उस समय मेयोसिस प्रोसेस होता है। लेकिन यहां पे प्रश्न में पूछा गया आपसे टेक प्लेस, ये प्रोसेस होता कहां है? ये प्रोसेस आपका होता है इन द पॉलन कॉर्पस। ठीक है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब आपको समझ में आया, जो मेयोसिस है वो एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो कि जरूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। गैमीट फॉर्मेशन होता है यहां पर। फिर ये होता कहां पर है? जब ये होता कहां पर है? पॉलन कॉर्पस में होता है। और किस समय होता है? जब पॉलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन बायोलॉजिकल कम्युनिटी। मैंने हमेशा आपको ये चीज कई बार पढ़ाई है, अब तो आपको रट गया होगा। ध्यान से सुनिए क्लास, आपके प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर आपके कौन होते हैं? प्रोड्यूसर आपके जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स आपके प्रोड्यूसर्स में आते हैं। क्यों इनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इतनी चीजें समझ में आई। अब जो प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले कंज्यूम करते हैं एज इट इज, उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर।
प्राइमरी कंज्यूमर मतलब क्या होता है आपका प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर ये कौन है? प्राथमिक उपभोक्ता है, जो कि प्रोड्यूसर्स को एज इट इज खा रहे हैं। जैसे अगर घास है, घास को ग्रास होपर खा रहा है, टिड्डा खा रहा है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा फूड चेन की। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए यहां पर। तो यहां पे पूछा गया है द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता मांसाहारी होता है कि सर्वाहारी होता है, ओमनिवोरस होता है कि शाकाहारी वेजिटेरियन होता है कि डेट्रीवोरस होता है। तो जो भी आपके प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं वो हमेशा आपके हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। एक जगह नोट कर लीजिए, वो वेजिटेरियन होते हैं, वो खाली ग्रीन पत्तियों को, पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक, किसी का मांस नहीं खाते हैं। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं, अपने भोजन की तरह जो खाते हैं, उनको हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो हैं आपके, जो द्वितीय उपभोक्ता हैं, वो आपके हो सकता है मांसाहारी हो सकता है वो आपके ओमनिवोरस भी हो। ये चीज याद रखिएगा। तो जब भी प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात आएगी, प्राथमिक उपभोक्ता की बात आएगी, तो आप याद रखिएगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। प्राइमरी उपभोक्ता जो होते हैं, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं आपके, वो जनरली आपके हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है टेट में, इसी वजह से मैंने आपको थोड़ा टाइम देकर समझाया। 25वां प्रश्न देखिए, जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि। ठीक है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग इन फीवर कंट्रोल। जब बुखार होता है तो घरों में कौन सी दवाई दी जाती है? आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है ब्रूफेन, दूसरा दिया गया है बी कॉम्प्लेक्स, सी दिया गया है आपका पैरासिटामोल और डी दिया गया है लिफ52। ठीक है, तो पैरासिटामोल आप खाते हैं, इतना पता है आपको। पैरासिटामोल, जब बुखार होता है तो घर में सब लोग सबसे पहले कहते हैं लो पैरासिटामोल खा लो, बुखार उतर जाएगा। चलिए 26वां प्रश्न देखिए, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्म जीवी उत्तरदायी होता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द कर्ड? ठीक है, दही बनाने के लिए कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है? सबसे पहला है एस्परगिलस, ठीक है, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है आपका रेक्टोवायरस और आखिरी है लैक्टोबैसिलस। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है? लैक्टोबैसिलस। दूध में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाल दीजिए, कुछ समय बाद वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए 27वां प्रश्न देखिए, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो डिस्कवरीज से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार डिस्कवरीज देख लीजिएगा ध्यान से। Which scientist first discovered the human blood group? ठीक है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात की जा रही है। पूछा जाता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं? तो ओ यूनिवर्सल डोनर होता है ना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, यूनिवर्सल डोनर। चलिए, पहला आपका ऑप्शन दिया गया है लैंस्टेनर, दूसरा दिया गया है जेनिंग्स, तीसरा दिया गया है पैटन एंड मास्ट और आखिरी दिया गया है कार्ल मार्क्स। तो यहां पे आपका सही ऑप्शन है लैंस्टेनर, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 28वां प्रश्न देखिए, प्याज, आलू, अदरक क्या है? पूछा गया है, जड़ है, तना है, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल रूट्स है, अपर स्थानिक जड़ें हैं या फिर सल्क पत्र है, फी सीट है। तो जब भी हम अनियन, पोटैटो और जिंजर की बात करते हैं तो ये स्टेम है। समझ में आ रहा है? ये स्टेम है, तना है। 29वां प्रश्न देखिए, पूछा गया है एक कोशीय सूक्ष्म जीव है, इज अ यूनिसेल्युलर माइक्रोब। एक कोशीय मतलब एक सेल से जो बना हो, जिसके के पास एक सेल से जिसका निर्माण हुआ, यूनिसेल्युलर, एक सेल। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका दिया गया है स्पाइरोगायरा, ठीक है, दूसरा दिया गया है वायरस, तीसरा दिया गया है पैरामीशियम और आखिरी दिया गया है हाइड्रा। तो यहां पे यूनिसेल्युलर माइक्रोब आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग, निम्न में से कौन सा उत्पाद साबुन का विस्थापन है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोडक्ट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द सोप? ठीक है, सोप का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, यहां पर पूछा गया है। पहला दिया गया है रुद्राक्ष, दूसरा दिया गया है रीठा,
सी दिया गया है आपका, सी दिया गया है आपका तेंदु, और डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। अक्सर आपने सुना होगा सतरीठा शैम्पू एक आता है ना, वहां से भी आप थोड़ा गेस मार सकते थे। सतरीठा, रीठा जो है ना वो अगर आप उसको ऐसे से रगड़ेंगे तो गाज बनेगी, तो इसी वजह से यहां पर सही आंसर आपका बी है, रीठा। रीठा इज द करेक्ट आंसर। टेट में एक बार आपसे पूछा गया था कौन सा ऐसा प्लांट है जिसको कि हम फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका नीम है। अब आप देखते होंगे कि गवर्नमेंट ने कई इनिशिएटिव निकाले हैं, नीम कोटेड यूरिया की बात सरकार कर रही है, ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रखेंगे, नीम वाला ये ऑप्शन। तो यहां पर तो आपका सोप से कंपेयर करने की बात की गई है, तो हमने रीठा पे टिक लगाया है, ठीक है। अच्छा, एक बार प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैं यहां पे एक और प्रश्न डिस्कस कर लूं कि फार्मर्स फ्रेंड किसको कहा गया है। ये मैंने आपसे क्लास में डिस्कस किया है, फार्मर फ्रेंड किसको कहा जाता है। तो फार्मर फ्रेंड आपका किसको कहा जाता है, केचुओं को, जिसको कि हम अर्थवॉर्म भी कहते हैं। क्यों इनको फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है, क्योंकि ये जो केचुए हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम आपसे फिर मिलेंगे, 15 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जो जो पॉइंट्स आपको क्लास में बताया जाता है उसको नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो थैंक यू सो मच क्लास, नमस्कार।